Hello friends, now today I am starting with a new topic and the topic is the bacterial antigens. बैक्टीरिया में बहुत सारे टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैम्प होते हैं, देन एंटीजेंस होते हैं। तो बेसिकली एंटीजेंस कौन कौन से हैं? क्या बैक्टीरिया में सारे ही एंटीजेंस हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने सबसे पहले कि एंटीजन की डेफिनेशन निकाली है। तो एंटीजन क्या होते हैं? द इन्नेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ पैम्प्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ पैथोजेंस। जैसे ही इन्होंने यहाँ इन्नेट इम्यून सिस्टम की बात की, इन्होंने यहाँ सीधे पैम्प कहा। ओके, इन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि इन्नेट इम्यून सिस्टम सीधा एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस पैम्प. But acquired immune system, however, can recognize and respond to a vast array of foreign molecular structure, and these molecular structure called as antigen. तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को और साथ में वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं टू ए वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में एक्ट करे और रिस्पॉन्ड करे, तो इसी पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हम एंटीजेंस कहते हैं। तो बैक्टीरियल एंटीजेंस क्या हैं? बैक्टीरिया आर ओवाइड एंड स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म consisting of cytoplasm containing an essential element of the cell structure surrounded by a lipid rich cytoplasmic membrane. हमें पता है कि एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जिससे बैक्टीरिया बाउंडेड होता है, जो कि लिपिड रिच होती है। आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज थिक कार्बोहाइड्रेट रिच सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सरफेस thus includes the cell wall and its associated protein structure. सेल वॉल पर भी बहुत सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैप्सूल होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पाइलीज होते हैं, देन फ्लैजिला होते हैं। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? द चेन ऑफ अल्टरनेटिंग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड cross linked by the short peptide chains. Gram-positive cell wall also contain lipoic acid that are involved in the transport of ions across the cell wall. तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, जो कि थिक होती है, जिसमें NAG NM होते हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं। साथ में इसमें लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। The cell wall in the gram-negative organism consists of a thin layer of peptidoglycan covered by an outer membrane consist of a LPS. तो ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको LPS से जो कि कवर्ड होती है। Most of the antigenicity of the gram negative bacteria is associated with this component. तो केवल ग्राम नेगेटिव की बात करें तो LPS जो है मोस्ट एंटीजेनिक होता है और ज़्यादा करके एंटीजेनिक रिस्पॉन्स इसी से आता है। It consists of an oligonucleotide consists of oligosaccharide attached to a lipid that is the lipid A. इस पर क्या होते हैं? मेनली LPS में जो कंपोनेंट जो कंपोनेंट होता है वो लिपिड A होता है एंड टू ए सीरीज ऑफ रिपीटेटिंग ट्राइसेक्राइड्स। और इसमें डिफरेंट टाइप के ट्राइसेक्राइड्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर जो सेक्राइड्स हैं वो बदलते रहते हैं। The structure of these trisaccharides determines the antigenicity of the organism. Many bacteria are classified according to this structure. For example, the genus Salmonella contains the major species Salmonella enterica. तो यहाँ पर ये देखिए आप कि जो लिपिड A है इसके जस्ट ऊपर जो ट्राइसेक्राइड है इसमें बहुत सारे टाइप के सेक्राइड्स होते हैं, जैसे KDO और बहुत सारे अलग अलग जो है गैलेक्टोज ग्लूकोज अलग अलग शुगर मॉइटीज़ होती हैं। तो उस बेसिस पर जब उसमें एंटीजेनिक चेंज आता रहता है तो इसके कारण जो है बैक्टीरिया में डिफरेंट एंटीजेनिक पैटर्न्स होते हैं। इसी के कारण साल्मोनेला जो LPS में चेंज आ रहा है उसके कारण साल्मोनेला हैविंग मोर देन 2300 सीरोवास बेस्ड ऑन एंटीजेनिसिटी। दिस पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स आर कॉल्ड एज O एंटीजन। तो अल्टीमेटली हमने जो ये
लिपिड ए है, ये जो लिपिड ए है इसको कह दिया ओ एंटीजन। When an animal is infected, the outer cell wall lipopolysaccharide of gram-negative bacteria bind to toll-like receptor and pattern and other pattern recognition receptor, and so induce the production of mixture of cytokines. तो जब भी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो LPS वगैरह है ये टोल लाइक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, है ना, या फिर किसी भी टाइप के PRR से बाइंड होते हैं, तो ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। बिकॉज दिस साइटोकाइंस आर टॉक्सिक, बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन्स। तो इसीलिए हम लिपोपॉलीसेकेराइड्स को एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। और एंडोटॉक्सिन्स सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिपोपॉलीसेकेराइड दे आर इंड्यूसिंग द साइटोकाइन प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट होस्ट सेल्स। नाउ इसके बाद हम बैक्टीरियल, जैसे पहला एंटीजन हमने जो बात की वो था LPS, हमने अब दूसरा एंटीजन जो बात कर रहे हैं कैप्सूल, ये सेल वॉल पे मिलता है, कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें पॉलीसेकेराइड का बना होता है, एक्सेप्ट बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस का जो है डी ग्लूटामिक एसिड का बना हुआ, पॉली डी ग्लूटामिक एसिड का बना हुआ कैप्सूल होता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड क्या है, एमिनो एसिड है, और पॉली डी ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन हो गया। तो बेसिलस एंथ्रेसिस ही एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका कैप्सूल प्रोटीन का बना होता है। दिस पॉलीसेकेराइड्स आर यूजुअली गुड एंटीजन। कैप्सूल जो है ये भी पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, इसको हम एक्सो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस एंड एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज कैन प्रोटेक्ट एन इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो कैप्सूल क्या क्या कर सकता है? कैप्सूल प्रोटेक्शन दे सकता है अगेंस्ट एंटीबॉडीज, अगेंस्ट ऑप्सोनाइजेशन। कैप्सूल और क्या कर सकता है? कैप्सूल जो होता है वो एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो है कैप्सूल इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। कैप्सुलर एंटीजन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज के एंटीजन, और कैप्सूल के हम एंटीजन को के एंटीजन कहते हैं। इसके बाद हम सेल वॉल पे अटैच्ड पाइली और फिम्बरी की अगर बात करें तो पाइली और फिम्बरी दे आर द शॉर्ट प्रोजेक्शंस। इसमें यह है कि पाइली बड़े होते हैं, साइज में 9 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, और फिम्बरी जो होते हैं वो 3 to 9 माइक्रोमीटर के होते हैं, यानी कि शॉर्ट होते हैं, पाइली लार्ज होते हैं। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पर भी मिलते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, इनको हम F और K एंटीजन्स कहते हैं। पाइली अटैच द बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया एंड प्ले ए रोल इन द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो पाइली जो है DNA ट्रांसफ़र करने के लिए भी बहुत ज़्यादा, या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र, प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो होते हैं पाइली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनको हम सेक्स पाइलस कहते हैं जब कॉन्जुगेशन करते हैं। The fimbri may have an important protective function since they can prevent bacteria from sticking to the body surface. तो फिम्बरी जो है कोशिश करते हैं कि ये एक एडहर होकर के अपना कॉलोनी बनाए, बैक्टीरियल कॉलोनी बनाए। तो बैक्टीरिया फ्लेजिला कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटीन कॉल्ड फ्लेजिलिन। बैक्टीरिया के फ्लेजिला को फ्लेजिलिन कहते हैं। फ्लेजिलर एंटीजन आर कलेक्टिव कॉल्ड एज H एंटीजन। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंट टाइप के K एंटीजन, F एंटीजन, O एंटीजन, H एंटीजन सुनने को मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छे से यहीं पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा मतलब ये मैं टिजार्ड की बुक पढ़ रहा हूँ, इसी में आपको मिलेंगे। अदर सिग्निफिकेंट बैक्टीरियल एंटीजन्स इंक्लूड द पोरिन्स। तो पोरिन्स हम जानते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ट्राइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स भी होते हैं, एंड अदर एक्सोटॉक्सिन्स। जो भी एक्सोटॉक्सिन हमने अभी तक पढ़े हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। द पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म द पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पोरिन्स हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही मिलते हैं, ये याद रखना। हीट शॉक प्रोटीन्स आर जनरेटेड इन लार्ज नंबर इन स्ट्रेस्ड बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरिया स्ट्रेस में होते हैं वो हीट शॉक प्रोटीन रिलीज करते हैं। द एक्सोटॉक्सिन्स आर टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया और रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट when they die। एक्सोटॉक्सिन्स जनरली जो है सेल वॉल्स जो होती हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही सिक्रीट करते हैं, तो ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स आर हाईली इम्यूनोजेनिक प्रोटीन दैट व्हेन द एनिमल इन इन्फेक्टेड, तो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज होता है और ये हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। मतलब ये इतने इम्यूनोजेनिक होते हैं
कि ये एंटीजेनिक भी होते हैं और ये इतने इम्यूनोजेनिक होते हैं कि जैसे ही आपने पिकोग्राम अमाउंट में भी इसको दिया, डेफिनेटली इससे डेथ हो जाती है। क्योंकि एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोलेरा टॉक्सिन है या फिर टिटेनस टॉक्सिन है, तो ये बहुत ज़्यादा डेथ कॉजिंग टॉक्सिन्स होते हैं। तो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। तो इन एंटीबॉडीज़ को हम, जो एक्सोटॉक्सिन से प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। Many exotoxins, when treated with a mild protein denaturing agent such as the formaldehyde, lose their toxicity but retain their antigenicity. तो आप ये देखिए कि टॉक्सिसिटी तो ख़त्म हो जाती है अगर आप इन एक्सोटॉक्सिन्स को फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे, लेकिन जो इसकी एंटीजेनिसिटी है वो बनी रहती है। तो इस टाइप के फॉर्मल्डिहाइड रिलेटेड एक्सोटॉक्सिन्स को हम टॉक्साइड कहते हैं, क्योंकि एक मॉडिफाइड टॉक्सिन्स हैं, इसको हम टॉक्साइड कहते हैं। और जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से रिलीज़ होने वाला टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया है ये। और टिटेनस रिलीज़ होता है, हम लोग टिटेनस का टॉक्साइड भी लगवाते हैं। ये वही टॉक्साइड है जो हम लोग लगवाते हैं। और ये टिटेनस टॉक्सिन रिलीज़ होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई से। Bacterial nucleic acid rich in unmethylated CpG sequence serves both as effective antigen for the acquired immune system and as potent stimulator of innate immunity acting through toll-like receptor। तो जो CpG हैं, यानी कि साइटोसिन, अनमिथाइलेटेड साइटोसिन जो होते हैं, वो इस टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अनमिथाइलेटेड होते हैं, और जो साइटोसिन है स्पेशली वो अनमिथाइलेटेड होते हैं। ऐसे सीक्वेंस बैक्टीरिया में मिलते हैं और ये टोल लाइक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और इम्यून सिस्टम को, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी बैक्टीरियल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हैं उसको हमने एक लिस्ट बना ली है। तो देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। कुछ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। कुछ सेल वॉल एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कैप्सूल है, इसको के एंटीजन कहते हैं। एलपीएस में जो लिपिड ए है उसको ओ एंटीजन कहते हैं। एलपीएस को हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। पाइली जो है, पाइली एंड फिम्बरी को हम एफ एंड के एंटीजन्स कहते हैं। फ्लेजिला को एच एंटीजन कहते हैं। लिपोटिकोइक एसिड जो होता है ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। माइकोलिक एसिड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में भी मिलते हैं। सेल वॉल के बाद हम आते हैं आउटर मेम्ब्रेन्स पे। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में पोरिन, इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं ये भी एंटीजेनिक हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स, देन एक्सोटॉक्सिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ रिच इन अनमिथाइलेटेड सीपीजी सीक्वेंस। तो ये जो है एक क्लासिफिकेशन है बैक्टीरियल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का। अब हम वन बाय वन एक एक जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन होता है और 40% फास्फोलिपिड होता है। ये 7.5 नैनोमीटर थिक होती है। इसमें मेसोसोम्स बने हुए होते हैं और ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसमें जो है ये सेल मेम्ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन रिलीज करती है ये। टैक्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इसी पर एक्ट करते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो। तो इसीलिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं होता। स्टेरॉल की जगह हेपानॉइड्स होते हैं, होपानॉइड्स हैं, होपानॉइड्स, HOPANOIDS, होपानॉइड्स होते हैं। स्टेरॉल किस में मिलता है? माइकोप्लाज्मा एक अकेला सा बैक्टीरिया है जो कि PPLO कहते हैं जिसको, इसमें स्टेरॉल मिलता है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये मॉडल सेंगर निकोलसन ने दिया था, और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो होते हैं वो फ्लूइड जैसे इसमें मूव करते रहते हैं। इसकी जो
जो पोलर हेड है ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और सॉरी ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड पॉलीफैटी एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं। और वापस से इसके हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होने के कारण ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। इसकी जो लिपिड लेयर है ये पूरी एम्फीपैथिक नेचर की होती है। ये मैंने बैक्टीरियल साइटोलॉजी, एडवांस स्टडी इन साइटोलॉजी का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हैं। इसमें आपको अब ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एंटीजेनिक कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स के लिए, एंड ट्रांसमेम्ब्रेनस एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस यानी कि म्यूरिन प्रोडक्शन के लिए, और साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन सिक्रेशन के लिए, तो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। साइट ऑफ इंजर्शन ऑफ फ्लेजिला के लिए, यहीं से फ्लेजिला जो होता है इंजर्ट होता है। इसके अलावा ये इतना फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसी में सेल मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। अब मैंने जो पढ़ा है इसमें बहुत सारे, आप अगर ध्यान देंगे तो सिक्रेटरी सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है सेक बी पाथवे एंड एसआरपी पाथवे। तो जो सेक्स सिस्टम है, सेक्स सिस्टम में आपने एक पढ़ा है एसआरपी पाथवे और सेक बी पाथवे। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा एक वीडियो है सिक्रेटरी सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, उसमें जा सकते हैं। इसमें जो एसआरपी पाथवे होता है इसमें अनफोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन्स ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर एसआरपी पाथवे के जो प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स भी इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स में आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल वॉल की। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें एडवांसेस इन सेल साइटोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। सेल वॉल में स्पेशली जो उस वीडियो में छूटा हुआ है वो है एसिड फास्ट बेसिलाई का सेल वॉल कंपोजिशन। तो यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ एसिड फास्ट बेसिलाई का जो सेल वॉल कंपोजिशन है उसी को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल का डिस्कशन मैंने पिछले अपने इस अदर वीडियोस में किया हुआ है। तो हाँ, जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। लेकिन ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हमारे बाकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की लेयर जैसी नहीं होती है। इसका जो पॉलीमर है वो पॉलीमर म्यूरेमाइल डाइपेप्टाइड होता है। ओके, क्या होता है? म्यूरेमाइल डाइपेप्टाइड। हमने बाकी में पढ़ा था कि ये डाइसैकराइड शुगर्स होती हैं जैसे कि NAG और NAM, लेकिन बैक्टीरियल एसिड फास्ट बेसिलाई के केस में ये होती है म्यूरेमाइल डाइपेप्टाइड की बनी हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट आता है वो आता है माइकोलिक एसिड का। ये माइकोलिक एसिड लगभग 60% होता है इन एसिड फास्ट बेसिलाई। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एसिड फास्ट बेसिलाई, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या फिर नोकार्डिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि माइकोलिक एसिड लगभग 60% होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन से लिंक्ड, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन हमने बताया म्यूरेमाइल डाइपेप्टाइड का होता है, इससे जस्ट लिंक्ड एरोबिनोगैलेक्टान होता है। तो एरोबिनोगैलेक्टान जो है एक पॉलीमर है, और ये एरोबिनोगैलेक्टान बना होता है एरोबिनोस का और डी गैलेक्टोस का। एरोबिनोगैलेक्टान बना होता है एरोबिनोस का और डी गैलेक्टोस का। एरोबिनोगैलेक्टान फर्दर लिंक्ड होता है माइकोलिक एसिड से, और इस प्रकार से माइकोलिक एसिड और एरोबिनोगैलेक्टान की जो एक लेयर है दैट इज ओवरलेड ऑन द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो जस्ट पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के ऊपर एरोबिनोगैलेक्टान एंड माइकोलिक एसिड की एक लेयर इसमें होती है। माइकोलिक एसिड फ्री लिपिड्स,
ग्लाइकोलिपिड्स और पेप्टाइडोग्लाइकोलिपिड्स का बना हुआ होता है। तो इसमें लिपिड्स यानी कि फ्री लिपिड्स होते हैं, इसके साथ जब ग्लूकोज मॉइटी जुड़ जाती है या कोई शुगर मॉइटी जुड़ जाती है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और इसमें जब पेप्टाइडो ग्लाइकोमॉइटी भी जुड़ जाती है तो इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड पढ़ा था, यहाँ पर भी दो टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स एक होता है PIM यानी कि फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल मोनोसाइड। इसमें PIM होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल मोनोसाइड। और इसमें ये शॉर्ट चेन्स वाले जो हैं ये PIM हमने बता दिए फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल मोनोसाइड। और जो लॉन्ग चेन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि कवर करते हैं माइकोलिक एसिड और एरोबिनोगिलेक्टॉन की भी लेयर को और ऊपर तक चले जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं लिपोएरोबिनोमेनान। इस लेयर के ऊपर जहाँ पहला पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो म्यूरेमाइल डाइपेप्टाइड की लेयर है और इसके जस्ट ऊपर एरोबिनोलेक्टॉन और माइकोलिक एसिड की लेयर है, इसके ऊपर फ्री लिपिड्स, फ्री ग्लाइकोलिपिड्स और फ्री पेप्टाइडोग्लाइकोलिपिड्स की लेयर होती है। और ये लेयर जो है पूरी कवर करती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। माइकोलिक एसिड के डेरिवेटिव को हम कॉर्ड फैक्टर कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड फैक्टर कहते हैं। और कॉर्ड फैक्टर टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड से जो बना हुआ इसका डेरिवेटिव है कॉर्ड फैक्टर, ये टॉक्सिक होता है। और माइकोलिक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकेन की या एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखने वाला स्ट्रक्चर है। यह माइकोलिक एसिड जब भी मैक्रोफेजेस से बाइंड होता है तो इंटरफेरॉन, गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और भी डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन रिलीज़ करता है। स्पेशली ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ करता है। तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ करने पर माइकोबैक्टीरियम की किलिंग हो जाती है। पर कभी कभी माइकोबैक्टीरियम जो है इंट्रासेलुलर सर्वाइवल करता है। और इंट्रासेलुलर सर्वाइवल कैसे करता है इसकी मैकेनिज़्म की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका टॉपिक है बैक्टीरियल इम्यूनोजेनेसिटी। ओके, तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बैक्टीरिया वगैरह, लिस्टेरिया है, शिगेला है, माइकोबैक्टीरियम है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इंट्रासेलुलरली सर्वाइव करते हैं। क्लेमाइडिया है, रिकेट्शिया है, उनका क्या मैकेनिज़्म है उसको डिस्क्राइब किया है। ये माइकोलिक एसिड के होने के कारण एसिड फास्ट बेसिलाई जो हैं इसीलिए एसिड फास्ट कहलाते हैं, क्योंकि इजीली ये कार्बोल्फिशिन वगैरह नहीं लेते और एसिड अल्कोहल से इजीली डिकलराइज नहीं होते। इसलिए इनको जब गर्म करके हीट दे करके कार्बोल्फिशिन डाला जाता है तब ये कार्बोल्फिशिन रिटेन कर लेते हैं और फिर इसके बाद जब हम एसिड अल्कोहल का यूज़ करते हैं तब ये इजीली कार्बोल्फिशिन छोड़ते भी नहीं हैं। तो इस कारण से जब हम सेकेंडरी सेफ्रेनिन वगैरह बाकी स्टेन पे डालते हैं, बाकी बैक्टीरिया पे डालते हैं, तो बाकी बैक्टीरिया जो है पिंक कलर ले लेते हैं, या फिर मिथिलिन ब्लू डालते हैं तो ब्लू कलर ले लेते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्बोल्फिशिन जो होता है पिंक कलर का होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कैप्सूल की। कैप्सूल जो होता है इसमें एडहेरेंस प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है। इसको एक्सोपॉलीसेकेराइड कहते हैं क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो बैक्टीरिया हैं उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और इसका जो कैप्सूल है इसको के एंटीजन कहते हैं। बैक्टीरिया के कैप्सूल को के एंटीजन कहते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बहुत सारे बैक्टीरिया में होता है। इसके साथ में वैसे कैप्सूल जो है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कैप्सूल प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ में कॉलोनाइजेशन करके एडरेंस का काम करता है। प्रोटेक्शन में इम्यूनोलॉजिक ऑप्शनाइजेशन वगैरह है, या फिर अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ है।
तो इसमें इस्केप कैसे होना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैप्सूल इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी होते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसलिए ये अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। इसके अलावा कैप्सूल में ये देखा गया है कि जो कैप्सुलेटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो स्मूथ कॉलोनी देते हैं, जबकि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं जिसमें अगर कैप्सूल नहीं बनता है तो वो रफ कॉलोनी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेब्सिएला। इसके अलावा दे ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज, तो खुद का प्रोटेक्शन भी करने के लिए कैप्सूल बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो अब मैं डिफरेंट टाइप के कैप्सूल के कंपोजिशन बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिलस एंथ्रेसिस में कैप्सूल बना होता है पॉलीपेप्टाइड का, जो कि पॉलीग्लूटामिक एसिड होता है या फिर पॉलीग्लूटामिक एसिड होता है। इसका मेन जो कंपोनेंट है वो है डी ग्लूटामिक एसिड, मतलब ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है। फिर बेसिलस मेगाटेरियम, इसमें पॉलीपेप्टाइड का बना होता है और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि डी ग्लूटामिक एसिड होते हैं, एमिनो शुगर्स होते हैं और शुगर्स होते हैं। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसमें मेनली जो ग्लूकोज होता है और डेक्स्ट्रेन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, जो कि पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, जिसमें कि शुगर, एमिनो एसिड, यूरोनिक एसिड्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि बना होता है, इसको हम हाइलुरोनिक एसिड भी कहते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। इसके बाद ये तो थे सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसका मोनोमर है सेलुलोज या ग्लूकोज। ई कोलाई जो है ये भी पॉलीसेकेराइड का बना होता है कैप्सूल, जो कि कॉलोनिक एसिड कहलाता है। कॉलोनिक एसिड, इसका मोनोमर है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रूक्टोज और ग्लूकुरोनिक एसिड। इसके बाद स्यूडोमोनास एरोजिनोसा है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है कैप्सूल, जिसका मेन मोनोमर है मेनुरोनिक एसिड। इसके बाद एजोबैक्टर वेनेलेंडी, ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का, जिसका मोनोमर है ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लेकिन इसका मोनोमर है ग्लूकेन या ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरियल एंटीजन है फिम्ब्री एंड पाइली। फिम्ब्री एंड पाइली दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम सेक्स पाइली की बात करते हैं तो सेक्स पाइली अलग हो जाता है। फिम्ब्री और पाइली में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ लेते हैं। जो फिम्ब्री है ये लगभग 3 to 10 नैनोमीटर तक का इसका साइज़ होता है और लगभग एक सेल पर ही 1000 होते हैं। लेकिन अगर सेक्स पाइली की बात करें तो सेक्स पाइली का साइज़ बड़ा होता है फिम्ब्री से। ये लगभग 9 to 10 नैनोमीटर तक की थिक जो इसकी साइज़ होती है, और ये बहुत कम संख्या में होते हैं, लगभग 1 to 10 ही होते हैं। फिम्ब्री का काम मेनली अटैचमेंट का होता है। इसके जो टिप होती है, एंड टिप, ये टिप जो है इस पर स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, और लगभग ये 17,000 से 25,000 डाल्टन का फिम्ब्री होता है। सेक्स पाइली जो है मेनली अटैचमेंट का काम करती है एंड कॉन्जुगेशन का काम करती है, तो ये डीएनए का ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिम्ब्री जो है ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हेलिकल, जबकि मैं बोलता हूँ नहीं, ये होलो नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। और रेगुलर प्रोटीन पाइलिन का बना होता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और इसमें लेक्टिन की प्रॉपर्टी होती है। लेक्टिन की प्रॉपर्टी होना मतलब ये कि ये ऐसा प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंडिंग की एफिनिटी रखता है। एग्जाम्पल ले लें अपन ई कोलाई, तो ई कोलाई का जो टाइप 1 फिम्ब्री है बहुत पॉपुलर है। टाइप 1 फिम्ब्री जो है ये मेनोज सेंसिटिव और मेनोज रेजिस्टेंट फिम्ब्री कहलाता है, और ये डी मेनोज से बाइंडिंग की प्रॉपर्टी रखता है। डी मेनोज एक शुगर है। इसके बाद में जो फिम्ब्री या पाइली जो है डिफरेंट टाइप के पीआरआर यानी पैथोजन एसोसिएटेड पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन होता है, फीवर होता है, फेगोसाइटोसिस होता है। तो इसीलिए ये एंटीजेनिक है।
अब हम सिर्फ सेक्स पाइली की बात करें तो सेक्स पाइली जो होते हैं, जो अभी मैंने इसका पूरा ऊपर प्रॉपर्टी बताया, 1 to 10 ही होते हैं, 9 से 10 नैनोमीटर के होते हैं, साइज़ में फिम्बरी से थोड़े से बड़े होते हैं। ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था क्रॉफोर्ड एंड गेस्टेलैंड ने इन 1964। सेक्स पाइली जो है ये प्लाज्मिड कोडेड होते हैं, और जिसमें होता है उसको हम F+ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? F+ कहते हैं। तो जिस बैक्टीरिया में होता है उसको हम F+ कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको F- कहते हैं। इसका ये बहुत अच्छा फ़ोटो है कि ये सेक्स पाइली है, देखिए कितना बड़ा है ये। और ये जो पाइली है ये छोटे वाले पाइली हैं जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। तो ये F+ है, ये F- है। ऐसे ही ये देखिए इसमें फिम्बरी ऑफ ई कोलाई। तो ये डिफरेंट टाइप की फिम्बरी हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं ये सेक्स पाइली हैं, जो छोटे छोटे हैं ये सारे फिम्बरी और पाइली हैं। ओके, यहाँ पर भी आप देखें, देखिए ये छोटे छोटे जितने भी हैं ये सारे के सारे पाइली हैं, या इसको हम फिम्बरी भी कहते हैं। ये बड़े बड़े देखिए फ्लैजिला हैं, और ये देखिए आप, ये सेक्स पाइली है। इतना बड़ा जो जा रहा है ये सेक्स पाइली है। तो फिम्बरी और पाइली डिफरेंट डिफरेंट टाइप होने के कारण इसका सीरो डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस भी है, और इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के सीरोवार होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिला के ऊपर। फ्लैजिला पर भी मैंने अपना एडवांसेस इन साइटोलॉजी में और फ्लैजिला और फिम्बरी का एक अलग ही वीडियो बनाया है, उसमें देख सकते हैं। यहाँ स्पेशल चीज़ ये है कि जो फ्लैजिलिन मोनोमर होते हैं इसमें सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन नहीं होता। ये याद रखना, फ्लैजिलिन मोनोमर में सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन ये 2 एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। ये H एंटीजन कहलाता है फ्लैजिला, और होलो रिजिड सिलेंडर होता है। होलो रिजिड सिलेंडर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 30,000 से 60,000 तक होता है। ओके, और फ्लैजिला भी जो होता है सीरो डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए इसको हम H एंटीजन कहते हैं। इसके कारण जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ रेज होती हैं उससे हम सीरोटाइपिंग करते हैं, है ना, फ्लैजिला की। बाकी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का फंक्शन, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ये सभी कुछ मैंने फ्लैजिला एंड फिम्बरी के वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है लिपोटिकोइक एसिड। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से कनेक्टेड होता है, और साथ में अगर ये सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है तो लिपोटिकोइक एसिड है। सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, तो ये सिर्फ टेकोइक एसिड है। ये लगभग 80 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, और ये मेनली राइबिटॉल का बना होता है, या फिर ये कहें कि ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट्स का पॉलीमर है। ओके, या फिर इसको हम पॉलीफॉस्फेट पॉलीमर भी कहते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और जब भी ये बहुत ही एंटीजेनिक है, क्योंकि ये क्या करता है, CD14 से बाइंड होता है, और टोल लाइक रिसेप्टर 2 से बाइंड होता है, जिसके कारण जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएशन हो जाता है, जिसमें जो NF कप्पा भी एक्सप्रेशन होता है। इसके अलावा ये माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस का भी एक्टिवेशन करता है, और इधर फास्फो आयनोसिटाइड 3 काइनेस का एक्टिवेशन भी करता है। जैसे ही NF कप्पा भी एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, स्पेशली इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, जो कि या तो जो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन करेंगे, और उसके अलावा डिफरेंट कैस्केड सिस्टम क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन को एक्टिवेट करेंगे, और अल्टीमेटली सेप्टिक शॉक करेंगे, जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होता है। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का जो एक पूरा प्रोसीजर है वो ये है कि जब इन साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइंस, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, और अल्टीमेटली एंडोथेलियल सेल डैमेज एंड सेप्टिक शॉक। इसके अलावा जो कोगुलेशन कैस्केड है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी करता है, और डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन भी करता है। नाउ नेक्स्ट एंटीजन है, आउटर मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह होते हैं, जैसे LPS, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, और पोरिन्स। इसमें LPS की बात करते हैं, ये यहाँ पर इतना
मैंने लिखा है ब्राउन लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये लगभग 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 40,000 के आसपास होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलती है। पोरिन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। पोरिन्स जो होते हैं वो लगभग 600 to 700 डाल्टन तक के प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, शुगर्स का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे जो बड़े साइज़ हो जाते हैं जैसे विटामिन B12 वगैरह का साइज़ जो रहेगा उसका ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले एलपीएस की बात करते हैं। एलपीएस आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन की साइज़ जो होती है 8 नैनोमीटर होती है। आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है। एलपीएस में जो एलपीएस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है लिपिड ए, फिर आर कोर, तीसरा है आउटर कोर और चौथा है ओ साइड चेन। तो इसका नंबरिंग जो है इसको आप ऐसे कर लें 1 2 3 और 4। ओके, तो ये सीक्वेंस यही वाला रहेगा, लिपिड ए, फिर आर कोर, फिर आउटर कोर, फिर ओ साइड चेन। तो लिपिड ए जो है इसको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि लिपिड ए जो होता है पायरोजेनिक होता है, सेप्टिक शॉक करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, हाइपोटेंशन करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन करता है, इंटेस्टाइनल हीमोरेजिस करता है। ये फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड होता है और फाइब्रोनेक्टिन जो होता है होस्ट सेल में मिलता है। लिपिड ए कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल दैट इज़ अ डाइसैकेराइड ग्लूकोसामिन। तो लिपिड ए में सबसे पहले इस टाइप से 2 डाइसैकेराइड होते हैं ग्लूकोसामिन, और जो कि 3 फैटी एसिड चेन्स से एनकर्ड होते हैं। तो इस टाइप से 3 फैटी एसिड चेन्स होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद आर कोर आता है। आर कोर जो है ये भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 कीटो 3 डीऑक्सी ऑक्टोनेट यानी केडीओ का बना होता है, और इसमें 2 हेप्टोज होते हैं जो कि केडीओ के साथ लिंक्ड होते हैं बाय फॉस्फोइथेनोलामीन से। केडीओ से हेप्टोज जुड़े होते हैं बाय फॉस्फोइथेनोलामीन से। इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें होती है आउटर कोर। आउटर कोर बना होता है पेंटासेक्राइड्स का, मतलब अलग अलग टाइप के 5 शुगर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोसामीन के बने होते हैं। नाउ लास्ट जिसमें होता है ओ साइड चेन। ओ साइड चेन को ओ एंटीजन भी कहते हैं, क्यों, या फिर इसको हम सोमेटिक एंटीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के शुगर से बना होता है, जैसे मेनोज, रेमनोज, एबिकोस, फुकोस, कॉलिटोज एंड अदर शुगर्स। तो इतने टाइप के शुगर से बने होने के कारण इसमें एंटीजेनिक वेरिएशन होता रहता है, शुगर इधर उधर होती रहती है, जिसके कारण ये इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है। ये बैक्टीरियल अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फेगोसाइटोसिस रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है पोरिन प्रोटीन्स। ये ट्राइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं, बीटा बैरल पोरिन्स होते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। स्पेशली ये ग्राम नेगेटिव में ही मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव में मिलते नहीं हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं 600 से 700 डाल्टन के मॉलिक्यूल जिसमें एमिनो एसिड शुगर्स आते हैं, और ये विटामिन B12 का ट्रांसपोर्ट नहीं करते। पोरिन प्रोटीन्स जो है अगर मान लीजिए कम हो गए आउटर मेम्ब्रेन पे, आप तो ये समझ लीजिए कि दिस इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया कि वो कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचे, कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करे। तो पोरिन्स प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। जब भी उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, तो वो पोरिन प्रोटीन एक्सप्रेस कर देते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि अब एंटीबायोटिक्स आ गई, एंटी माइक्रोबियल आ गया है, तो वो एक्सप्रेशन हटा देते हैं, तो पोरिन प्रोटीन्स जो है कम हो जाते हैं संख्या में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। तो हीट शॉक प्रोटीन का एक एग्जांपल है कि जैसे ही किसी बैक्टीरिया को टेम्परेचर या पीएच का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, सिग्मा 32 फॉर एग्जांपल ई कोलाई में सिग्मा 32 का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे HSP 90 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। हीट शॉक प्रोटीन 90 के बढ़ने से बॉडी में इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा का एक्सप्रेशन बढ़ता है, और इसके कारण जो है बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में पहले भी हमने बैक्टीरियल पैथोजेनेसिटी में डिटेल पढ़ा है। ये AB टॉक्सिन्स होते हैं और मेम्ब्रेन
डिसरप्टिंग टॉक्सिन्स होते हैं। इसके और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि साइटोलाइसिन्स हैं, साइटोटॉक्सिन्स हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और एंट्रोटॉक्सिन्स वगैरह जो हैं, ये सब एक्सोटॉक्सिन्स हम उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है हैप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्ट इन बोरेलिया, बर्गडॉर्फेरी और विब्रियो कोलेरी में डिप्लॉइड्स होते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि सुपर कॉइल्ड होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स अब्सेंट होते हैं, बट अब्सेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कॉइलिंग, पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं केवल यूकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। एक बैक्टीरिया में लगभग 1400 माइक्रोमीटर लेंथ का न्यूक्लियोइड होता है, जो कि अदर फोल्डिंग प्रोटीन्स के कारण जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, और एक 2 माइक्रोमीटर 3 माइक्रोमीटर लगभग लेंथ वाले बैक्टीरिया में जो है आराम से आ जाता है। तो इसमें लगभग 3500 के आसपास जीन होते हैं। न्यूक्लियोइड अनमिथाइलेटेड सीपीजीज होते हैं इसमें, और अगर अनमिथाइलेटेड होते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्यूनोजेनिक नेचर का, एंटीजेनिक नेचर का न्यूक्लियोइड है। ये TLR9 से बाइंड होता है और इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। साथ में ये जो है बाइंड होता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से भी, और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को भी इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स, ये था अभी तक का हमारा एंटीजेनिक बैक्टीरियल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।